Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we discuss chapter 3rd of class 6th NCERT book. यानी क्लास 6 की जो NCERT बुक है, CBSE की जो NCERT बुक है, इसी का चैप्टर 3rd मोशंस ऑफ द अर्थ, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोशंस ऑफ द अर्थ क्या होते हैं? देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि कैसे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, यानी कैसे वो मूव करती है, किसके चारों ओर वो मूव करती है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे। अर्थ सोलर सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है, सोलर सिस्टम में सन, मून और बाकी चीज़ों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में मैं फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने ग्लोब के बारे में बताया है कि कैसे जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, जो ऐसी लाइनें जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो लाइंस कैसे अर्थ को रोटेट करती हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थ कैसे मूव करती है। तो अर्थ जो है वो दो तरीके से मूव करती है। एक तो क्या करती है, अर्थ रोटेशन करती है, हमारी अर्थ एक करती है रोटेशन और दूसरी करती है रिवोल्यूशन। यानी कि ये दो तरीके के मूवमेंट हैं जो हमारी अर्थ जो है वो करती है। ठीक है, पहला तो वो करती है रोटेशन और दूसरा वो करती है रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब होता है जब अर्थ अपनी ही जगह पर मूव करती है, अपनी ही जगह पर घूमती है। इस पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे वो अपनी जगह पे घूम रही है। देखिए, हमारी अर्थ जो है अपनी ही जगह पर दिन में एक बार पूरा चक्कर काटती है और इसी प्रोसेस को कहते हैं रोटेशन। जब पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में अर्थ अपनी ही जगह पर एक चक्कर काट के कंप्लीट करती है, तब कहते हैं उसे रोटेशन। और इसी वजह से, रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होता है। कैसे? जब हम देखते हैं कि कैसे एक तरफ जो है वो दिन होता है और फिर एक तरफ जो है अर्थ के रात होती है। मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर है सन, ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, हमारी अर्थ जो है अब रोटेट कर रही है। तो जब वो रोटेट करना शुरू करेगी तब यहाँ पे होगा डे और यहाँ पे होगा नाइट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा अर्थ का और ये वाला पोर्शन अर्थ का इधर चला जाएगा और होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा डे और यहाँ पे हो जाएगी नाइट। ठीक है, तो कैसे होता है अर्थ का रोटेशन? अर्थ का रोटेशन होता है कुछ इस तरीके से। अर्थ जो है हमारी वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपनी ही एक्सिस पर, अपने पॉइंट पर, अपनी जगह पर जब अर्थ एक मूवमेंट करती है, अपनी जगह पर घूमती है, एक चक्कर काटती है, उसे कहते हैं रोटेशन। अब आते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन क्या होता है? ये सन है और हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सन के चारों ओर जो हैं वो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो है मैं कैसी लाइंस बना रही हूँ। देखिए, सन के चारों ओर जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो जो ये जो लाइन कहलाती हैं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, इन लाइंस को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऐसी लाइन कहीं पे भी सोलर सिस्टम में रियल में नहीं है, लेकिन हमने इनको ऐसा एक्सेप्ट कर रखा है कि शायद वहां पर ऐसी लाइन रही हैं या होंगी, क्योंकि हमेशा ये प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरीके से, एक ही तरह से रिवॉल्व करते हैं सन को। ठीक है, तो अब रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये सन है और अर्थ जो है 3rd नंबर पे आती है, तो यहाँ पे अर्थ जो है वो मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो जब अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर काटती है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। यानी कि सिंपल भाषा में, जब अपनी जगह पर अर्थ घूमेगी तो कहलाएगा रोटेशन, और जब सन के चारों ओर घूमकर एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो वो कहलाएगा रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। तो बेसिकली है क्या, देखिए मैंने अभी कहा था कि ऑर्बिटल जो लाइन है या जो एक्सिस है जिस पर अर्थ घूमती है वो कुछ है नहीं, लेकिन हमने उसको ऐसा मान रखा है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें अर्थ घूमती है। ये जो एरिया है ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इस पिक्चर से आप ये चीज समझ सकते हैं। देखिए, ये अर्थ का जो है
अर्थ की एक्सिस है, यानी कि अर्थ घूम रही है। हमें हमेशा ध्यान रखनी है एक बात, वो ये है कि अर्थ एकदम सीधी नहीं है, अर्थ थोड़ी सी बैंड है, यानी कि सन की तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव है। वो एकदम गोल सीधी सीधी नहीं घूम रही है, वो हल्की सी सन की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। और उसके उसके नॉर्दर्न पॉइंट को कहते हैं हम नॉर्थ पोल, और सदर्न पॉइंट को कहते हैं हम साउथ पोल, ठीक है। अब देखेंगे आप, हल्की सी अर्थ जो है इधर झुकी हुई है सन की तरफ, मान लीजिए इधर सन है, ठीक है। तो अब इस पे हम एक एंगल क्रिएट अगर करते हैं, तो ये जो एंगल, ये तो हो गया 90 डिग्री का। अगर मैं सीधी अर्थ को लूँ तो ये 90 डिग्री हो गया। इसमें मैं देखूं अगर, तो मैं अर्थ को अगर सीधा सीधा आधा काटूं तो ये कहलाएगा 90 डिग्री का एंगल। और अर्थ कितनी झुकी हुई है, थोड़ी सी बैंड है, ठीक है, थोड़ी सी अर्थ जो है वो बैंड है इस तरीके से। तो अर्थ जिस तरीके से बैंड है, यानी कि कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री के एंगल पर वो झुकी हुई है। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियरिटी हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो जो ऑर्बिट है जिस पे अर्थ घूमती है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, यानी प्लेन ऑर्बिट का एरिया कहते हैं। अर्थ दिन के टाइम में सन से लाइट रिसीव करती है, और रात के टाइम में जो है उस पर अंधेरा रहता है। अभी कैसे होता है दिन और रात, कैसे हम कहते हैं कि कभी हम कहते हैं ना कि अभी यहाँ पे दिन हो रहा है तो अमेरिका में शायद इस टाइम रात हो रही होगी, या अमेरिका में दिन हो रहा है तो इंडिया में यहाँ पे रात हो रही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे सन है और ये अर्थ है। मैंने कहा ना कि अर्थ थोड़ी सी यहाँ पे बैंड है, थोड़ी सी वो झुकी हुई है, तो अर्थ हल्की सी झुकाव है। अब सन की तरफ जो फेस आएगा अर्थ का, उसमें तो हो जाएगा डे, और सन के अपोजिट साइड में जो फेस जाएगा अर्थ का, वहाँ हो जाएगा रात, वहाँ हो जाएगी रात। ऐसे ही जब ये अर्थ घूमती है अपनी एक जगह पर, तो कुछ टाइम बाद ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाता है, सन की तरफ आ जाता है, और ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाता है, सन के पीछे की साइड आ जाता है, यानी कि अर्थ के पीछे वाला हिस्सा आ जाता है। जब हम सन की तरफ फेस करके बैठते हैं तो हमारे चेहरे पर तो आती है धूप, और हमारी बैक पर आ जाती है परछाई, यानी बैक पर हमारी कोई भी धूप नहीं आती। इसी तरीके से जब अर्थ का ये वाला पार्ट सन को फेस करता है तो यहाँ पे हो जाता है दिन, और जब ये वाला पार्ट सन को फेस करता है तो यहाँ पे हो जाता है दिन। ऐसे ही अपोजिट जो पार्ट है उसमें हो जाती है रात। और ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि वो पार्ट, वो सर्किल, वो लाइन जो इस पॉइंट को डिवाइड करती है, तो वो कहलाती है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि अर्थ पर एक ऐसा पॉइंट भी होगा या किसी जगह भी होगी जहां पर दिन और रात, धूप और अंधेरा दोनों एक साथ होते होंगे किसी पॉइंट पर आकर। क्यों? क्योंकि इतने एरिया को तो कवर कर लिया ना, यहाँ तक तो धूप आ जाएगी, यहाँ तक तो रोशनी आ रही है, इतने एरिया में रोशनी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है दिन और रात। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही जो है दिन और रात हम फेस करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में दिन और रात होते हैं। द सर्किल डज नॉट कॉन्सर्ट विद द एक्सिस एज यू सी। तो देखिए सर्किल जो है ये एक्सिस से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता है, और 24 घंटे में हमारी अर्थ जो है वो अपना एक रोटेशन कवर करती है। अपनी एक्सिस पर वो एक बार पूरा चक्कर काटती रही, अपनी जगह पर एक बार घूमेगी वो, तो 24 घंटे उसको लगते हैं एक बार घूमने में, ठीक है। और फिर वैसे ही घूमते घूमते वो एक बार एक साल में सन के चारों ओर चक्कर काट लेती है। और इस पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे कहते हैं। ये डेली मोशन होता है अर्थ का, यानी कि रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो रोटेशन डेली होता है अर्थ का। डेली जो है इसका अर्थ का वर्क है कि वो इसको करे। पिक्चर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, ये पिक्चर है अर्थ की जो आपको सोलर सिस्टम में देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि भैया अर्थ क्यों घूमती है, क्या जरूरत क्या है अर्थ को घूमने की, तो रोटेशन क्यों जरूरी है। देखिए रोटेशन इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए, अगर मैंने अभी पहले आपको समझाया कि सन की तरफ जो हिस्सा फेस कर रही है अर्थ, उसमें तो डे होगा, और सन की तरफ जो हिस्सा नहीं है उसमें रात होगी। तो अगर रोटेशन नहीं होगा, अर्थ नहीं घूमेगी अपनी जगह पे, तो यहाँ पर हमेशा दिन रहेगा और यहाँ पर हमेशा रात रहेगी। इससे क्या होगा कि ये एरिया तो एकदम जल जाएगा कुछ टाइम बाद, कि हमेशा अगर दिन रहेगा तो ठंडा ही नहीं हो पाएगा वो एरिया, ये एरिया पूरी तरह से जल जाएगा।
और ये वाला एरिया क्या होगा, पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा, एकदम ठंड हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा प्लैनेट्स में भी होता है। जो प्लैनेट बिल्कुल अर्थ के पास, सन के पास है, जैसे कि मरकरी, उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे रहने वाली कंडीशंस नहीं है। और जो बिल्कुल लास्ट में जैसे नेपच्यून, वहाँ भी रहने वाली कंडीशंस नहीं है, क्योंकि वो फ्रीजिंग एरियाज है, वहाँ पे आइस है, आइस शीट्स हैं, और कुछ नहीं है। तो इसलिए रोटेशन बहुत ज़रूरी है। रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट दोनों में बैलेंस रहता है। बर्फ़ जमने में और बर्फ़ पिघलने में, दोनों में वहाँ पर टाइम रहता है, दोनों में बैलेंस रहता है। कैसे, देखिए, अगर रात को बहुत फ्रीज हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है, तो सूरज निकलते ही फ्रीजिंग ख़त्म हो जाती है, ठंड कम हो जाती है। और ऐसे ही अगर रात के टाइम में बहुत ठंड होती है, तो दिन के टाइम में बहुत ठंड कम हो जाती है। तो इसीलिए रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकंड मूवमेंट जो है अर्थ का, वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब कि जब सन के चारों ओर अर्थ एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन अर्थ जो है 365 एंड 1/4 डेज में पूरा करती है, यानी कि लगभग 1 साल उसको लगता है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने में। ठीक है, हम 365 डेज ही कंसीडर करते हैं। 6 घंटे हम इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि फिर वो हम लिखने में या हमको याद रखने में काफ़ी परेशानी होगी। तो देखिए, होता क्या है कि हर साल 365 डेज और 4 घंटे में, 6 घंटे में अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है ना, 6 घंटे बचा देते हैं, 6 घंटे हम अलग कर देते हैं। ऐसे करते करते लगभग 4 साल में 6 घंटे होकर बन जाते हैं 24 घंटे, यानी कि एक दिन। और इसी 24 घंटे को हर 4 साल में हम एक साल में जोड़ लेते हैं, और हर 4 साल बाद एक साल आता है जिसमें 366 डेज होते हैं। ये 366 डेज कैसे होते हैं, ये वो 6 हैं जो हर साल बच जाते हैं ना, उसी को हम एक साल में ऐड कर लेते हैं जब वो 24 घंटे हो जाते हैं। तो 366 डेज वाले ईयर को कहते हैं लीप ईयर, जो कि हर 4 साल बाद आता है। 2020 का जो साल था वो एक लीप ईयर था, और अब नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2024 में। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, जब अर्थ रिवॉल्व करती है, जैसे जब अर्थ रोटेट करेगी तो डे और नाइट होगा, इसी तरीके से जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो क्या होगा, सीजन्स चेंज होंगे। विंटर होगी, समर आएगा, ऑटम आएगा, स्प्रिंग आएगी, सारे सीजन चेंज होंगे। कि मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से जो है ये सीजन कैसे चेंज होते हैं अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो देखिए, अर्थ जो है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि अर्थ जो है ये थोड़ी सी बैंड है, यानी कि ये एकदम सीधी नहीं है, ये हल्की सी झुकी हुई है। किसकी तरफ, सन की तरफ, हल्का सा इसका झुकाव है सन की तरफ। ठीक है, और इसी वजह से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है कि लगभग सन को फेस करता है कुछ टाइम के लिए, और जब ये सन को फेस करता है तब इस वाले पार्ट में समर होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और इस वाले पार्ट में विंटर होती है। सिमिलरली जब अर्थ यहाँ पे आ जाती है, इस वाले पॉइंट पर आ जाता है रिवॉल्व होके अर्थ, तो ये जो है दोनों ही जो एरिया हैं, इन दोनों में ही इक्वल हीट रिसीव हो रही है सन की, इसीलिए दोनों ही जगह पे मौसम एक जैसा रहता है। और ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, दोनों ही जगह पे मौसम एक जैसा रहता है। पर यहाँ पर आगे क्या होता है, अर्थ का जो झुकाव था वो फेस अर्थ का इस साइड हो गया, और जो बैक साइड फेस था वो इस साइड हो गया, और इसलिए इस वाले पार्ट में होती है समर और इस वाले पार्ट में होती है विंटर। ये तो हो गया अर्थ के झुकाव की वजह से, अर्थ का कैसे बैंड है अर्थ। हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि 66.5 डिग्री एंगल पर अर्थ जो है वो बैंड है, किसके तरफ, सन की तरफ। अब हम जानते हैं दो हेमिस्फीयर के बारे में। देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि अर्थ है, अर्थ को दो, एक अगर इमेजिनरी लाइन बीच में बनाती हूँ मैं, यानी कि 0 डिग्री का इक्वेटर अगर मैं बनाती हूँ, तो ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये अर्थ है,
अब अर्थ को अगर मैं बीच में से डिवाइड करती हूँ तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और अर्थ जो है वो बैंड है सन की तरफ हल्की सी, तो ऊपर वाला पार्ट रिसीव करता है अगर हीट तो यहाँ पे होती है समर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है समर। और अगर नीचे वाला पार्ट जो है वो रिसीव करता है हीट तो यहाँ पर होती है समर, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में होती है समर। ठीक है, तो अब इस डायग्राम की उससे हम समझते हैं। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इस रेवोल्यूशन की वजह से कैसे सीजन चेंज होते हैं ये डायग्राम ये शो कर रहा है। जिस ऑर्बिट पर अर्थ जो है रोटेट करती है सन के चारों ओर उसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसको हम आगे अभी समझेंगे, इसकी स्पेलिंग हम आगे देखेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जिस ऑर्बिट पर अर्थ अपनी ही जगह पर घूमती है उसे कहते हैं एक्सिस, उसकी एक्सिस। ठीक है, इसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, दोनों में से एक भी चीज रियल में नहीं है, लेकिन हमने ऐसा इमेजिन कर रखा है, हमने ऐसा मान रखा है। तो मान लीजिए अर्थ जो है यहाँ से उसने रिवॉल्व करना शुरू किया, तो इस वाले पार्ट में तो वो ज़्यादा हीट रिसीव कर रही है सन से, क्योंकि ये सन की तरफ बैंड है, सन की तरफ फेस कर रखा है इस पार्ट ने बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, समर हो जाएगी। अगर ये पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर समर हो जाएगी। और इस पार्ट में हीट कम रिसीव हो रही है क्योंकि ये सन की तरफ फेस नहीं है, सन के अपोजिट साइड में इसका झुकाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, विंटर हो जाएगी, और यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगी। इस पॉइंट पर आकर अर्थ दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल हीट रिसीव कर रही है, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग मौसम, यहाँ पे आएगा स्प्रिंग मौसम। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, पहले आती है समर, समर के बाद आती है ऑटम, यानी कि सितंबर वाला टाइम। इस पॉइंट पर भी दोनों ही हेमिस्फीयर में अर्थ बराबर का हीट रिसीव कर रही है। समर के बाद, ऑटम के बाद आ जाती है विंटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अर्थ का अगर फेस इस साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसका झुकाव इस साइड है, तो ये साइड तो सन से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और ये वाला पार्ट जो है सन की डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा हीट रिसीव होगी, यहाँ पर ज़्यादा हीट रिसीव होगी और यहाँ पर कम हीट रिसीव होगी, इसीलिए यहाँ पर हो जाएंगे विंटर और यहाँ पर हो जाएगा समर। ठीक है, फिर दोबारा से स्प्रिंग जो है मौसम आ जाएगा, नहीं मार्च वाला टाइम आ जाएगा। तो हम इसको देख के समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से मौसम चेंज होते हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मान लीजिए ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, यानी कि गर्मियाँ होती हैं, तब सदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट मौसम होता है, यानी कि विंटर होते हैं, यानी कि सर्दियाँ होती हैं। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं, यानी कि विंटर होते हैं, तब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, समर होती है। और एक दो पॉइंट पर, यानी कि ऑटम वाले टाइम पर और स्प्रिंग वाले टाइम में, इन दोनों ही टाइम में मौसम जो है दोनों ही जगह का, दोनों ही हेमिस्फीयर का सेम रहता है। इसके साथ साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स, सबसे ज़्यादा सिटीज़, सबसे ज़्यादा एरियाज़, कंट्रीज़ लाई करते हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से ही सोलिस्टाइज बटे हुए हैं। यानी कि समर सोलिस्टाइज मतलब समर का सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। क्यों, क्योंकि समर्स में क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती हैं, और इसलिए सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को। ऑटम में 23 सितंबर को इक्विनिक्स होता है, यानी कि बराबर का दिन बराबर की रात, और इसी तरीके से 21 मार्च को बराबर का दिन बराबर की रात होती है। तो ये एक मॉडल है, ये एक पिक्चर है, आप देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं सीजन्स के बारे में। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे 6 दिन प्लस होते होते हर साल में 6 घंटे, दिन नहीं घंटे, हर साल में 6 घंटे यानी कि 6 आवर्स बच जाते हैं, और ये प्लस होते होते 4 साल में 24 आवर्स हो जाते हैं। इसीलिए हर 4 साल बाद एक दिन प्लस कर दिया जाता है 365 डेज में, जो कि यूजुअली होते हैं, और हर 4 साल बाद 366 डेज का एक साल होता है, जिसे लीप ईयर भी कहते हैं, जिसे लीप ईयर भी कहते हैं। लास्ट लीप ईयर जो था वो 2020 में था, अगला लीप ईयर आएगा 2024 में। ओके, इसके साथ साथ मैंने अभी ये भी बताया था कि ये सन है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ जब सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो इस वाली ऑर्बिट पे जिस पे ये रिवॉल्व कर रही है उसे कहते हैं इलिप्टिकल
ऑर्बिट। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ईयर जो है समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम 4 सीजन में डिवाइड होती है। तो ये 4 सीजन में अर्थ क्यों डिवाइड होती है? ये 4 सीजन में अर्थ डिवाइड होती है अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। ओके, तो अब हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे जो है लॉन्गेस्ट दिन और लॉन्गेस्ट वो होता है। तो समर सॉलिस्टाइस मतलब 21 जून, यानी कि दिन पूरी साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और क्यों हम इसको एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया को, उसके सीजन्स को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कॉन्टिनेंट लाई करते हैं, ज़्यादा लोग उस हेमिस्फीयर में रहते हैं। विंटर सॉलिस्टाइस मतलब कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट होती है, यानी कि जब गर्मी होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? ठंड होती है। तो विंटर सॉलिस्टाइस होता है, यानी कि सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इक्विनोक्स मतलब जब बराबर की दिन और बराबर की रात होती है। तो दिस इज द होल चैप्टर। आई होप यू गॉट अ क्लियरिटी। आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया या फिर ऐसा क्यों होता है। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड करूँगी। बाकी 2 चैप्टर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, अगर आपको समझ आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को आप ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं ऐसे धीरे धीरे करके सारी बुक जो है कवर करूँगी। और होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।